नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। कांग्रेस सरकार गिराकर भाजपा में शामिल होने के 1.25 साल बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं और इसे लेकर दिन भर गहमा गहमी और भारी सियासी हलचल रही। हालांकि सिंधिया के अलावा प्रदेश से दो और दिग्गज भाजपा नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह के नाम की भी चर्चा होती रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा हलचल सिंधिया खेमे में ही है। और इस पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की चलती सरकार गिराने का यह इनाम सिंधिया को मिलना ही था, यही तो लालच था। इधर भाजपा आलाकमान के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रवार और वर्गवार संतुलन साधना, आने वाले राज्यों के चुनाव को देखते हुए संतुलन बनाना एक बड़ा चैलेंज है। इन सब पर बहस करेंगे। पहले दिन भर क्या सियासी हलचल रही है, देखिए एक रिपोर्ट में। जब से बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के 4 दिनों के दौरे पर पहुंचे, तभी से जुलाई में होने वाले मोदी कैबिनेट विस्तार में सिंधिया का नाम तय माना जा रहा था। मंगलवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर देवास जाने की तैयारी में थे, तभी उन्हें दिल्ली से बुलावा गया और इसके बाद वो अपना देवास दौरा रद्द कर सीधे दिल्ली रवाना हो गए। इससे उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा, लेकिन खुद सिंधिया केंद्र में मंत्री बनने के सवाल को टालते रहे। वहीं मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से सिंधिया के अलावा भी कई दावेदार हैं। इनमें जबलपुर से 3 बार के सांसद रहे राकेश सिंह और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे कैलाश विजयवर्गीय का नाम दावेदारों में शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल चुनाव में जबरदस्त परफॉर्म करने का इनाम मिल सकता है। हालांकि इनमें से किसी भी नाम को लेकर उतनी हलचल नहीं रही जितनी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर रही। शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बुलाया है, जो जिम्मेदारी देंगे देश के विकास और प्रगति में मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में भी हमारे जो सम्मानीय मुख्यमंत्री इनको एक सहयोगी के रूप में विकास और प्रगति में एक नई गति मिलेगी। वैसे केंद्रीय कैबिनेट में भाजपा के हैवीवेट नेताओं के बीच संतुलन बनाना भी बड़ी चुनौती है। अगर मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से 3 नए मंत्री बनते हैं तो मध्य प्रदेश के कोटे से 2 मंत्रियों फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल में से किसी एक को या फिर दोनों को मोदी मंत्रिमंडल से आउट होने की स्थिति बन सकती है। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से किसी को अवसर मिलता है तो प्रहलाद पटेल का हटना तय लगता है, जबकि अगर महाकौशल से जबलपुर सांसद राकेश सिंह को अवसर मिलता है तो फग्गन सिंह कुलस्ते को केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। इधर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा आलाकमान सिंधिया को कांग्रेस सरकार गिराने का इनाम दे रही है। वो इसी लालच में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। मंत्री तो उसी दिन बनाया जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी का डील करी थी, लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बड़ा धोखा किया है और अब जाके उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अब जाके लग रहा है कि डील पूरी होगी। वैसे 1.25 साल पहले मध्य प्रदेश में सत्ता पलट के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनने की बातें कही जाती रही हैं। प्रदेश सरकार और संगठन में भी सिंधिया का बढ़ता दबदबा किसी से छिपा नहीं है। अब बड़ा सवाल ये कि सिंधिया के बढ़ते कद से प्रदेश में सत्तासीन भाजपा में क्या वाकई एक नए पावर सेंटर का उदय हो चुका है? इसका भाजपा की प्रदेश पॉलिटिक्स पर और कितना असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मंगलवार दिन भर इस बात को लेकर बड़ी हलचल रही कि सिंधिया के अलावा क्या कोई और चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के कोटे से दिख सकते हैं। चर्चा इस बात को लेकर के भी छिड़ी कि अगर 2 और चेहरे यानी कुल मिलाकर 3 चेहरे मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बने तो फिर क्या 2 मंत्रियों का पत्ता वहां से कट सकता है, क्योंकि पद भले ही वहां पर ज्यादा दिखाई पड़ते हो, लेकिन प्रदेश के कोटे में जितने पद हैं उस हिसाब से किन्हीं 2 नेताओं का पत्ता काटकर ही कुल 3 लोगों की जगह वहां बन सकती है। दिन भर इस सियासी गणित के ऊपर माथापच्ची और इससे जुड़े कयासों के दौर चलते रहे। बड़ी बात यह कि 4 दिवसीय दौरा था। इंदौर पहुंचे थे सिंधिया, दर्शन किए और उनका आगे जाने का जो कार्यक्रम था वो बीच पे रोककर सीधे दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन खेमे की खुशी, दिल्ली की तैयारी और कल शाम शपथ ग्रहण की पुख्ता होती खबरें, इन सब के बीच में सवाल ये कि प्रदेश को इससे क्या मिलने वाला है। क्या एक नया पावर सेंटर उभरा है जिसकी बार बार चर्चा चली। हमारे साथ दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ नेता हैं। OPS भदौरिया साहब हैं, मध्य प्रदेश सरकार में जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार मंत्री, और सैयद जाफर साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
ओपीएस भदौरिया साहब, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में मध्य प्रदेश से सिंधिया का चेहरा तकरीबन तय, कोई आधिकारिक तौर पर कह नहीं रहा, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं, तैयारियां बताती हैं कि इशारे किस तरफ हैं। क्या प्रदेश से आप और उम्मीद रखते हैं कि और चेहरे इसमें शामिल होंगे? मेरा व्यक्तिगत राय तो यह है कि जितना प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिलेगा वो प्रदेश के विकास में हितकारी होगा, लाभकारी होगा। और श्रीमंत सिंधिया जी के मंत्री बनने से मध्य प्रदेश के विकास के नए आयाम खुलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में कुशल नेतृत्व में और दिल्ली में हमारे श्रीमंत सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह जी की जोड़ी एक तरह से सार्थक प्रयास करेगी मध्य प्रदेश में विकास के लिए, मध्य प्रदेश में तरक्की के लिए। तो निश्चित रूप से श्रीमंत सिंधिया जी बहुत अनुभवी नेता है, मंत्रिमंडल का उनका पहले का भी अनुभव है, तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक अच्छा कदम ये साबित होगा। सैयद जाफर साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने सुनी जाफर साहब की, ये तो होना ही था, ये तो डील थी, लेकिन बीजेपी कहती है कि हर चीज में कांग्रेस को केवल डील नजर आती है, इसमें राज्य का भला भी छिपा है। देखिए, एक तो मैं ओपीएस साहब की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि हम प्रदेश के हित में हम देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने ज्यादा मंत्री मध्य प्रदेश से जाएंगे उससे लाभ मिलने की संभावना बनती है, एक बात। दूसरी बात ये, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार को जिस प्रकार गिराया गया था उसके पीछे पद के अलावा कोई बड़ा कारण नहीं था। इसीलिए 15 महीने के इंतजार के बाद ये जो मंत्री पद आदरणीय सिंधिया जी को जा रहा है, इसके लिए उनको बधाई। लेकिन कहीं ना कहीं ये मंत्री पद की शपथ देते वक्त वो उनके मन में ये खींच जरूर रहेगी कि जिस बड़े कद की बात और जिस बार ये बात कहा जाती है कि सिंधिया जी का कद बड़ा होगा, सिंधिया जी का कद बड़ा होगा, तो मैं बात दोहराना चाहता हूं कि सिंधिया जी पहली बार केंद्रीय मंत्री नहीं बन रहे हैं, बल्कि पहली बार चुनाव जीत के गए थे, तब भी उनको केंद्रीय मंत्री केंद्र में बनाया था सोनिया गांधी की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने। दूसरे कार्यकाल में भी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तो अच्छे बड़े पोर्टफोलियो से उनको नवाजा भी गया था, एक बात। दूसरी बात, जिस हाईकमान और जिस प्रकार से प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध की चर्चा की जाती है, कद बड़े होने की बात की जाती है, तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के बाद उनका नाम आता था, उनके बाजू में उनकी जगह होती थी। तो मैं ये कहता हूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनका कद छोटा हुआ है, उनका कद बड़ा नहीं हुआ, बड़ा कद उनका कांग्रेस पार्टी में के रहते वक्त था। और रही बात अन्य दावेदारों की, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि जबलपुर संभाग से भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, मालवा से भी मिले, जितनी जगह से भी मिलेगी। मध्य प्रदेश का भला होना चाहिए, सिर्फ एक शोपीस बन के मंत्री पद को नहीं रहना चाहिए। जी भदौरिया साहब, अगर आप सुन पाए हो तो जाफर साहब की बात का उत्तर दें। मूल बात यह कि कद अभी नहीं बढ़ा मंत्री के तौर पर, पहले से सिंधिया जी मंत्री रहे हैं, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी, अब बल्कि उनका कद पहले के मुकाबले छोटा ही दिखाई पड़ता है। पार्टी में दावेदार कहीं ज्यादा हैं और कांग्रेस भी चाहती कि ज्यादा चेहरे हों केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश से। सिंधिया जी का व्यक्तित्व कभी पद का मोहताज नहीं रहा है। सिंधिया जी का कद अपने आप में इतना है, वो जनता के लीडर हैं, जनता के नेता हैं, जनता उनको पसंद करती है। और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने भी उनको दिल से स्वीकार किया है। पर अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का विकास होगा। मध्य प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, अग्रणी रहेगी, और केंद्र सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को हम मध्य प्रदेश लेके आ पाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश की जनकल्याणकारी जो सरकार है उसका जो लक्ष्य है वो मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, तो ये सब हम सिंधिया जी के माध्यम से कर पाएंगे। अब कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि जिस 15 महीने मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही, तो चुन चुन करके वो योजनाएं
जिनसे गरीबों का कल्याण होता था, गरीबों को मदद मिलती थी, सर्वहारा वर्ग के विकास की बात की जाती थी, वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी और एक तरह से एक ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया था मध्य प्रदेश में। सारे नेताओं का ध्यान अपने व्यवसाय और काम धंधे पे ज्यादा रहता था, राजनीति और जनसेवा का कोई लक्ष्य उनके अंदर नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि इतनी जल्दी जिस जनता ने उनको बड़ी अपेक्षा के साथ चुना था, वो जनता के मंसूबों के अनुरूप काम नहीं कर पाए और हम सब लोगों की ये मजबूरी हो गई कि जिन लक्ष्यों को लेकर हम राजनीति में आए थे, समाज सेवा और जन सेवा का, तो वो कांग्रेस में रह के हम ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने हमको सत्ता में और संगठन में भागीदारी करके एक तरह से जनता के हित में जो निर्णय होते हैं उसमें शामिल किया है। जाफर साहब उत्तर देंगे आपकी इस कल्याणकारी बात का। कार्यों के लिए हम लोगों को अधिकृत किया है, तो हम सब लोग मिलके मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हम निभाएंगे। ठीक है जाफर साहब, आप कद की बात कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं, न कद न पद, दोनों की लालसा ही नहीं थी। तो जो जनहित के काम थे, जो उद्देश्य था जनता के प्रति, पूरा नहीं हो पा रहा था। देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर चुका हूं, पुनः इसको बहुत छोटे रूप में क्लियर करता हूं कि ज्योतिराज सिंधिया जी का वास्तव में उनके परिवार से लेकर, चाहे राजमाता सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया जी से लेकर, एक पारिवारिक कद रहा है कि कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी कद को कांग्रेस पार्टी ने निखारा, उसी पद को कांग्रेस पार्टी ने पद देकर उन्हें बड़ा बनाया। और ये बात बिल्कुल भी सही है कि जनता ने उनको नकारा, कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं नकारा। अगर वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब प्रत्याशी बने थे और वो गुना से जीत जाते, तो निश्चित ही वो कांग्रेस के बड़े पदों में लोकसभा में भी होते, क्योंकि इससे पहले भी उपनेता रह चुके हैं, तो जरूर वो आगे बढ़ते वो पद के रूप में भी। लेकिन अब जनता ने उन्हें नकार दिया, उसमें कांग्रेस पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर सिंधिया जी का कद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से रहते हुए बीजेपी में बड़ा करना चाहती है, तो जब तक कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे, उसके अलावा उनका कोई कद नहीं बड़ा हो सकता। केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बनने से के तक उनका कद मैं नहीं मानता कि बड़ा होगा। एक बात। दूसरी बात, ओपीएस भदौरिया जी बड़े वरिष्ठ मंत्री है, कई बार मेरी भी उनसे चर्चाएं हुई हैं और वो मैं उनकी इज्जत भी करता हूं, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी, आप बताइए कौन सी योजना कमलनाथ जी ने बंद करी थी? एक आध दो चार का नाम मुझे बता दीजिएगा कि एक ऐसी योजना का आप दो चार नाम बता दीजिए जिससे कि जनता प्रभावित हुई है। और शिवराज सिंह चौहान के समय वो योजना जनता के हित में थी और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। आप मुझे जरूर नाम बताइएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो संबल योजना की बात करता हूं, जो संबल योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने लेके आई थी, उस संबल योजना के अंतर्गत 200 रुपए मिनिमम बिजली का बिल आता था और 78 लाख के आसपास उपभोक्ताओं का लाभ मिलता था। आप याद करिए, आप ही ने लोगों को बधाइयां दी हैं और आप ही ने कार्यक्रम किए, कई कार्यक्रम के फोटोग्राफ मेरे पास आपके मौजूद हैं। उस वक्त कमलनाथ जी की सरकार ने उस योजना का विस्तार किया, बंद नहीं किया। उस योजना का विस्तार करते हुए जो 200 रुपए की मिनिमम बिजली योजना थी, उसको 100 रुपए में लाया कि नहीं लाया, बताइए। एक बात। दूसरी बात, जो 78 लाख उपभोक्ताओं, 78 लाख गरीब परिवार, 78 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को लाभ मिलता था, उसको 1 करोड़ रुपए से अधिक, 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ता किया कि नहीं किया। जो किसान कर्ज माफी के आप ही ने बांटे हैं, सिंधिया जी ने आपकी विधानसभा में बांटे हैं प्रमाण पत्र, जिसमें 27 लाख से अधिक लोगों के कर्ज माफ हुए, आप ही ने प्रमाण पत्र बांटे, सिंधिया जी ने प्रमाण पत्र बांटे। आज भी सिंधिया जी के ट्विटर अकाउंट में वो फोटो लगी हुई है। तो क्या वो किसान कर्ज माफी की योजना नहीं हुई थी? मैं आपको कहना चाहता हूं बिजली के कि कर्ज माफी के नाम पे जनता को गुमराह किया गया, जनता को भ्रमित किया गया। एक तरह से जनता को सर्टिफिकेट तो बांट दिए, लेकिन बैंक में जो किसान के कर्ज का पैसा था वो जमा नहीं हुआ। उल्टा जो बैंक थी उन्होंने कर्ज माफ तो किया ही नहीं, साथ में ब्याज और लगा दिया, इंटरेस्ट और लगा दिया। जिस किसान पे अगर 1 लाख रुपए का कर्जा था तो 1 साल में उस पे 18,000 रुपए ब्याज और लग गया। आपने बंद हुई योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने आपसे योजना का नाम कांग्रेस की सरकार जी, मैं उनकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहा, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं संबल योजना की। आयुष्मान कार्ड योजना जो बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी और जो सबसे छोटा गरीब तबका था, इस योजना का लाभ सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को मिलने वाला था। तो दुर्भाग्य से ये जितनी भी योजनाएं थी
उन योजनाओं को बंद कर दिया जिससे आम आदमी प्रभावित हुआ। और एक तरह से ये मध्य प्रदेश के गरीब जनता की संरक्षण की जो जिम्मेदारी आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहे हैं जाफर साहब, राजनीतिक दलों की होती है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि आयुष्मान योजना कांग्रेस की सरकार में लागू हुई थी। शायद भूल रहे हैं ये बात, आप भूल रहे हैं। आयुष्मान योजना कांग्रेस सरकार के समय ही चालू हुई थी। आयुष्मान योजना तो शिवराज सिंह चौहान में सिर्फ कागजों में शुरू ही नहीं हो पाई थी। हमने सबसे पहले कार्ड बनाया कांग्रेस पार्टी ने, आप भूल रहे हैं इस बात को। एक बात, दूसरी बात, जो वृद्धा पेंशन होती है, जो वृद्धा पेंशन होती है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से विधायक दल की बैठक में आप भी मौजूद थे, मैं भी वहां पर विधायक दल की बैठक में मौजूद था। सारे विधायकों ने कमलनाथ जी से वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की मांग की थी और उस दिन कमलनाथ जी ने 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन बढ़ाई थी और आपने धन्यवाद दिया था। क्या आपके रहते हुए 15 महीने में आपने 700 रुपए किया? हमने तो 300 रुपए के 600 रुपए किए थे, क्या आपने 700 रुपए किया? हमने बिटिया की शादी में आपने 26,000 रुपए वाली भाजपा की योजना को हमने 51,000 रुपए किया, क्या आपने 52,000 किया? देखिए आंकड़ों में ही आपने सिर्फ किया, दिया नहीं, किसी को नहीं दिया। और आपने अपनी बात का जवाब भी खुद ही दे दिया जाफर साहब। मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि योजना शुरू किसने की, और ये हमारा स्वभाव है। अगर जनहितकारी कोई योजना है, सत्ता परिवर्तन के बाद अगर उस योजना से जनता का कल्याण होता है तो उस योजना को लागू रहना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कह रहे हैं कि किसने शुरू की योजना, इसका अर्थ नहीं है और बदले कौन इस जमीन पर उतार पाता। हालांकि आज का मुद्दा जो है, आप दोनों ने थोड़ा सा पिछले बैकग्राउंड में आप ले गए कि क्या और किस वजह से सिंधिया जी ने पाला बदला। लेकिन एक मिनट भदौरिया साहब, एक सवाल जो बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही कि ये डील तो पहले हुई थी और आज उसका मंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण सामने आ सकता है, इस पर आपके उत्तर लूंगा। मोदी कैबिनेट में महाराज की एंट्री होने जा रही है, ऐसा तय दिखाई पड़ता है। कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह है और गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश से कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं और उनका किस तरह का कद बढ़ेगा, प्रदेश की पॉलिटिक्स पर उसका क्या असर होगा, इन सब के ऊपर दिन भर चर्चाओं का दौर जारी रहा है। ओपीएस भदौरिया साहब मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री हमारे साथ में जुड़े हैं। भदौरिया साहब, सबसे बड़ी बात ये कि सिंधिया के अलावा चेहरे हों, सब ये बात चाहते हैं कि हाँ इसमें और चेहरे इसमें शामिल रह सकते हैं, उनको भी शामिल होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से सिंधिया जी को केंद्र का आश्वासन था, उसके बाद भी लंबा इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस उस पर कटाक्ष करती है, ये भी कहती है कि ये कहने की बातें हैं बाहर कि हम जनसेवा के लिए गए, दरअसल ये असल डील थी जो अब दिख रही। पाठक जी, कोई डील नहीं थी। सिंधिया जी ने कोई डील नहीं की, पूरा प्रयास किया, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया। कांग्रेस का आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए, पिछले 20 साल में कांग्रेस की नींव की एक एक ईंट में सिंधिया जी और उनकी टीम का खून शामिल है। पर जब जिस लक्ष्य के लिए वो काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने सिंधिया जी के महत्व को समझा, सिंधिया जी की योग्यता को समझा, सिंधिया जी की क्षमता को समझा और एक तरह से उनको इतने कम समय में स्वीकार किया, राजसात की आत्मसात किया। और उसकी वजह से मध्य प्रदेश से जो उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, निश्चित रूप से उनको प्रदेश के विकास में सहभागी भी बनाएंगे और उनकी योग्यता का, उनकी क्षमता का। कांग्रेस कह रही भदौरिया साहब कि जब तक सीएम नहीं बनाएंगे तब तक उनका कद कैसे बढ़ेगा, वो तो पहले भी मंत्री थे। अभी इसी मंच पर कहा है जाफर साहब ने। काश ये बात कांग्रेस ने 1.5 साल पूर्व सोची होती। जिस व्यक्ति की वजह से आपने सरकार बनाई, उस व्यक्ति को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया, सम्मान नहीं दिया, कोई बात उत्तर दें इस बात का। आप उनकी बात नहीं सुन रहे थे, कोई बात नहीं। अब उस व्यक्ति का अपमान जब आपने किया और उसने कांग्रेस को आईना दिखा दिया, अब आप उनके सीएम बनने की बात कर रहे हो, किस मुंह से आप बात कर रहे हो? क्या अधिकार है सिंधिया जी के बारे में कांग्रेस को टिप्पणी करने का? मैं कहता हूं कि सिंधिया जी के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार न कांग्रेस को है, न कांग्रेस के नेताओं को है। सही है जाफर साहब, सुन पा रहे हैं तो उत्तर दें। पहली चीज तो मैं मंत्री जी का ज्ञान बढ़ा दूं कि मैंने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने उनके कद को बढ़ाते हुए बात की है। मैंने उनसे ये कहा कि केंद्रीय मंत्री वो मध्य प्रदेश की तरफ से केंद्र में कांग्रेस की सरकार के समय भी थे। एक बात।
दूसरी बात यह कि वो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मतलब मंत्री जी के दिल में जो बात थी वो जबान पे आ गई। मतलब मुख्यमंत्री बनने के नहीं बनाने के टीस के कारण ही सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ऐसा मंत्री जी की बातों से समझ में आता है। एक बात। दूसरी चीज ये कि कौन सी वो बातें थी, अगर मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री बनने या मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं थी तो कौन से इशू पे ठीक है भदौरिया जी, और अगर जल्दी उत्तर दें इस बात का। पहले तो मैं जाफर साहब को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत आशय या आक्षेप बिल्कुल उनकी तरफ नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। बाकी मैं ठीक से उनको सुन नहीं पा रहा, अगर आप सवाल दोहरा दें तो फिर मैं उसका जवाब चलिए, दूंगा। मूल मुद्दा यह है, कांग्रेस क्या पार्टी कहना कहती है कि चाहते जो हो? मन में बात थी सीएम ना बनाने की टीस, उसी वजह से वो पार्टी छोड़कर गए। ये बात आपकी जुबान पर आखिर आ गई, ये उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। पर आप इस बात को नहीं नकार सकते, जाफर साहब हमारे भाई हैं, मित्र हैं, कि कांग्रेस के सरकार बनाने में निश्चित रूप से सिंधिया जी की भूमिका रही। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा नेटवर्क सिंधिया जी का मध्य प्रदेश में था, क्या उनके कद और हैसियत से अनुरूप पार्टी को उनका उपयोग नहीं करना चाहिए था? निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता सिंधिया जी, ठीक है भदौरिया साहब और जाफर साहब, ये प्रश्न नए नहीं है जो दोनों तरफ से उठ रहे हैं, ये तर्क नए नहीं है जो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि प्रदेश को अब बीजेपी के भीतर की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव दिखता है, क्योंकि वहां एक नए सेंटर की तरह, पावर सेंटर की तरह सिंधिया जी और उनके तमाम समर्थक जो मंत्री हैं, जो बाहर हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। क्या अंदर खींचतान कोई नहीं है जिसको बार बार बीजेपी नकारती है, कांग्रेस इसको लगातार रेखांकित करती है? इसका आने वाले चुनाव पर कितना पड़ेगा असर पॉलिटिक्स के ऊपर, और साथ ही साथ प्रदेश में इसको क्या मिलेगा जब केंद्र में ये चेहरे प्रदेश के बारे में बातचीत करेंगे? ये असल मुद्दा है जनता के लिहाज से। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।